हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 7वां पार्ट महत्व मापन देख रहे हैं, जिससे संबंधित ऑलरेडी मैं 6 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 7.2 तक के सवाल कंप्लीट किए जा चुके हैं। यहाँ इस 7वें भाग में मैं आज आप लोगों को प्रश्न संग्रह 7.3 के सवाल बताने जा रहा हूँ। पर उससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान देना होगा कि आप भली भांति इस आकृति से परिचित हो कि एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को हम वृत्त बोलते हैं। इसमें इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और इससे समान जो दूरियां होती हैं, ये समान जो दूरियां हैं, इनको इस वृत्त की त्रिज्याएं बोलते हैं। इन चीज़ों से आप भली भांति परिचित हो। यहाँ कुछ और बातें भी आपको समझना है कि आपको जैसे कि पता है कि इस पूरे वृत्त का माप कितना होता है। इस पूरे वृत्त का माप 360 अंश होता है। और अगर मैं इस वृत्त पर एक छोटे हिस्से के बारे में विचार करूं कि जैसे मैं यहाँ से लेकर के, जैसे इस बिंदु को A मान लिया, इस बिंदु को B मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रास्ते पर अगर मैं विचार करूं कि ये रास्ता जो है, इस रास्ते को ही गणित की भाषा में बोला जाता है वृत्त का चाप। और इस वृत्त के संदर्भ में ये छोटा चाप है, इसलिए इसको लघु चाप बोलते हैं। और इसी के संगत इस बड़े वाले हिस्से को बोला जाता है दीर्घ चाप। तो अगर मैं एक बिंदु यहाँ पे कहीं पर भी एज्यूम करूँ, जैसे बिंदु x, तो चाप AXB को लघु चाप कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि लघु चाप का माप क्या होता है कि इसके अंत से आप केंद्र पर जाओ, इसके अंत से केंद्र पर जाओ तो वहाँ एक कोण बनता है जिसको सांकेतिक रूप में हम थीटा लिखते हैं। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 100 अंश, 150 अंश, 120 अंश, 80 अंश, वॉटेवर। पर जो भी इस कोण का माप होता है वही इस चाप का माप कहलाता है। मतलब यम चाप AXB जो कि लघु चाप है, वो बराबर होता है उसके केंद्रीय कोण का माप। मतलब यहाँ केंद्रीय कोण कौन? ACB, जो कि सांकेतिक रूप में हमने क्या माना है? थीटा। और इसी के सापेक्ष अगर मैं यहाँ पे कोई एक बिंदु एज्यूम करूँ जैसे Y, तो ये जो चाप है इसको हम दीर्घ चाप बोलते हैं। चाप AYB दीर्घ चाप है। और इस दीर्घ चाप का माप अगर विचार किया जाए कि इस दीर्घ चाप का माप क्या होगा, तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि पूरे में से इस लघु चाप के माप को घटा देते हैं। पूरा का माप कितना होता है? 360 माइनस यम चाप AXB। ये बहुत बेसिक है, जो कि आपको तीसरे पाठ में भी बताया गया था कि इस तरह से लघु चाप ज्ञात किया जाता है और किस तरह से दीर्घ चाप। इसके बाद इस टॉपिक में आपको और भी क्या कई बातें समझना है कि यहाँ से यहाँ तक का ये तो शब्द है माप, याद रखिए माप, ये इसका माप हो गया, मेजर। लेकिन एक दूसरा चीज होता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो उसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से कि चाप AXB की लंबाई, और इसको हम लोग सांकेतिक रूप में यल मानते हैं। याद रखिए, अभी पिछले टॉपिक में आप शंकु के बारे में पढ़े थे, वहाँ शंकु की तिरछी ऊंचाई को भी यल माना जाता था। उसके पहले वाले टॉपिक में आप घनाभ के बारे में पढ़े थे कि घनाभ की जो लंबाई होती है उसको भी यल मानते हैं। लेकिन जब वृत्त से संबंधित बात हो तो वहाँ जो ये चाप होता है, इस चाप की लंबाई को यल माना जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसको हम यल बोलते हैं। तो एक कंफ्यूज नहीं होना। देखो, इसी चाप के बारे में दो बातें हो रही हैं। एक बात हो रहा है उसका माप, माप क्या हमने माना है? थीटा। दूसरा क्या होता है? उसकी लंबाई, जिसको हम क्या मान रहे हैं? यल। और अगर हम पूरे वृत्त की बात करें कि वृत्त की लंबाई कितनी होती है, तो जनरली इसके लिए वृत्त की लंबाई शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसी को बोला जाता है परिधि। और वो होता है
2 पाई आर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, ये जो जगह बन रहा है दो त्रिज्याओं और इस लघु चाप से समाविष्ट आकृति, ये जो इस तरह से आकृति बन रहा है, इस आकृति को क्या कहते हैं? CAXB। इस आकृति को कहा जाता है द्वैत्रिज्य C-AXB। ध्यान रखिए, इसका नाम लिखने का ये तरीका है, केंद्र का नाम फिर डैश लेकर उस चाप का नाम जिससे ये आकृति बनता है, और इसीलिए इसका नाम द्वैत्रिज्य बोलते हैं क्योंकि दो त्रिज्याओं से ये बना हुआ है। अब इस द्वैत्रिज्य का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसको सांकेतिक रूप में यहाँ पे हम लोग ए संकेत दे रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा कि पूरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब इतने से जगह के क्षेत्रफल को हम लोग ए संकेत दे रहे हैं, और इस पूरी वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, पाई आर का वर्ग। और अभी अभी मैंने बताया कि इस चाप का माप कितना होता है थीटा, और पूरे वृत्त का माप कितना होता है 360। अब ये जो तीन चीज़ें हैं इनसे संबंधित कुछ फार्मूले बनते हैं। फार्मूला क्या बनता है आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि थोड़ा बटे पूरा, मतलब थीटा थोड़ा बटे पूरा 360 बराबर थोड़ा क्षेत्रफल बटे पूरा क्षेत्रफल बराबर थोड़ी लंबाई बटे पूरी लंबाई। इस तरह से याद करना है, थोड़ा बटे पूरा। ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात आपस में बराबर होता है, चाहे माप की बात हो, चाहे क्षेत्रफल की बात हो, चाहे लंबाई की बात हो। अब इससे फार्मूला क्या निकल करके आएगा कि अगर आप इन दोनों पर विचार करोगे तो तिर्यक गुणा करोगे तो ए गुणे 360 बराबर ए गुणे ए आएगा। इस आधार पे आप कह सकोगे कि ए बराबर होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का वर्ग। ये एक फार्मूला तैयार हो जाता है कि ए यहीं छोड़ दिए, पाई आर स्क्वायर इधर लाए तो गुणे में आ गया। और अगर हम इन दोनों पर विचार करें तो यहाँ से हमें यल का फार्मूला प्राप्त होगा कि यल बराबर होता है फिर से थीटा बटे 360 ऐसे ही गुणे 2 पाई आर। इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या थीटा बटे 180 गुणे पाई आर, क्योंकि ये 2 से 360 कट जाएगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में यही फार्मूला है, तो आप यही याद करेंगे तो अच्छा है। इसके बाद अगर हम इन दोनों पर विचार करें, इन दोनों पर, तो देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग फार्मूला निकल करके आएगा कि ए गुणे 2 पाई आर, या कहिए ए बराबर यल बटे 2 पाई आर गुणे पाई आर का वर्ग। यहाँ से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ए बराबर यल गुणे आर बटे 2। इस तरह से आपको क्षेत्रफल के लिए एक नया फार्मूला प्राप्त होता है। तो मतलब ये ए का मतलब याद रखिए द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला ये बन रहा है, वही द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला ये बन जा रहा है। इस तरह से आपको रटना नहीं है ये तीनों फार्मूले, पर बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है जिसकी मदद से ये तीन फार्मूले तैयार होते हैं। और इन्हीं फार्मूलों के आधार पर आज हम लोग प्रश्न संग्रह 7.3 के सभी सवाल हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संग्रह 7.3 का पहला प्रश्न अगर आप ध्यान देंगे तो किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, और उससे संबंधित एक चाप का माप दिया है 54 अंश। तो हमें उस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीन बातें हैं, आपको ये पहले नोटिस में लेना है। इन तीन बातों पर विचार करना है कि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है,
चाप का माप, याद रखिए चाप का माप को संकेत क्या देते हैं, थीटा। 54 अंश दिया गया है। आपको द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल से संबंधित आपको दो फॉर्मूला मैं बताया हूं, एक में थीटा और आर का काम है और दूसरे में यल और आर का काम है। तो जाहिर है यहाँ आपको थीटा और आर मालूम है, तो इसलिए आपको पहला वाला फार्मूला यूज करना होगा कि द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का वर्ग। यहाँ थीटा के स्थान पर 54 अंश लिख देना है, बटे 360, पाई के स्थान पर आपको यहाँ मान दिया है 3.14, इसलिए इसी पर विचार करना है। और आर का मान दिया है 10, लेकिन वर्ग होने की वजह से वही 2 बार लिखोगे। अब यहाँ पर आप आसानी से चाहो तो इस जीरो से इस जीरो को काट दो, फिर आप ये विचार करोगे दोनों संख्याएं किस पहाड़े में आती। आप चाहो तो 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, या आप 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि 5 4 9, 6 3 9, दोनों 3 से कटने जैसा है। या अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट आ रहा है कि 18 त्रिक 54 और 18 दूनी 36, तो 18 से दोनों में भाग दे सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप 2 या 3 से भाग दे करके उसको धीरे धीरे छोटा कर सकते हो। अब यहाँ कटने जैसा कुछ नहीं, तो 2 से चाहे तो इसको काटो या 2 से चाहो तो इसको काटो, जो आपको सुविधाजनक लगे। इससे सुविधाजनक ये लगेगा, लेकिन लॉजिकली ये काटना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि 10 का गुणा करना बड़ा आसान होता है। तो 2 से मैंने इसको काटा तो 1.57 आया, 2 1 कम 2, 1 11, 2 बचे 10, 1 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 गुणे ये। तो पहले 3 का मौखिक रूप से हम इसमें गुणा कर लेते हैं, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 1 कम 3 और 1 4, 2 अंक के पहले दशमलव गुणे 10। तो 10 का गुणा करना बड़ा आसान है, दशमलव केवल क्या होगा, एक अंक इस तरफ चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 47.1। अब ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये जानकारी सेंटीमीटर में है, इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, यदि आपको त्रिज्या और चाप का माप दिया है तो। यहाँ प्रश्न नंबर 2 पे अगर आप विचार करोगे, एक वृत्त के चाप की माप दिया गया है, मतलब फिर से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाप का माप दिया है, जैसे पिछले सवाल में था, त्रिज्या भी दिया गया है, लेकिन इस बार हमें सेम जानकारी पिछले सवाल में भी था, खाली मान उसके अलग अलग थे, लेकिन इस बार हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। पिछले सवाल में आपको बनने वाले द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानकारी जो दी है उसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं। चाप का माप 80 अंश, मतलब थीटा बराबर 80 अंश, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर 18 सेंटीमीटर। आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ध्यान देना है आपको, उसको संकेत क्या दिया जाता है, यल, वो आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला, इन तीनों से संबंधित फार्मूले पर आपको विचार करना होगा कि चाप की लंबाई, जो कि सांकेतिक रूप में हम लोग यल मान रहे हैं, वो बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। जैसा कि मैंने आपको सूत्र में बताया था, इसी फार्मूले को थीटा बटे 180 पाई आर भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा प्रचलन में ये है, तो आप दोनों में से कौन सा भी लिखोगे दोनों सही है। तो यहाँ थीटा के स्थान पे 80 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई। अब यहाँ पे ध्यान आप दोगे कि पाई का मान दिया नहीं है, पाई का मान दिया नहीं, लॉजिकली इसको देना चाहिए था यहाँ कि पाई का मान आप 3.14 लो, पर नहीं दिया है। तो जनरली हम 22/7 लिखते हैं, पर 22/7 का मेन लॉजिक ये होता है कि 7 से ऊपर वाली संख्या कटने जैसी हो, पर यहाँ कटने जैसी संख्या नहीं है, इसलिए पाई का मान हम 3.14 ले रहे हैं। अगर आप 22/7 लेते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अगले स्टेप में उसको 3.14 लिख सकते हो, और त्रिज्या की जगह पर 18 ले लेना है, क्योंकि आपको त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दी है। अब आसानी से कटने जैसा किनारे का जीरो से काट दिए, और आप यहाँ पे
जैसे इसको 8 से 36 तो डायरेक्ट नहीं कटेगा, लेकिन 4 के पहाड़े में आएगा। 4 दूनी 8 और 4 9 36, 4 के पहाड़े से दोनों को काट दिए। अभी 9 से इस 18 को हम आसानी से काट सकते हैं। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, जो मौखिक रूप में गुणा कर सकते हो, फटाफट गुणा कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये मौखिक रूप में हो गया। गुणे 3.14। आप इसको भी मौखिक में कर सकते हो, क्योंकि 8 का गुणा 8 चौक 32, 3 8 कम 8 और 3 11, फिर 8 त्रिक 24 और 1 25, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव। पर याद रखना ये चाप की लंबाई है, तो इसको झटके में वर्ग सेंटीमीटर मत लिख देना, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर केवल क्षेत्रफल पृष्ठफल का इकाई होता है। लंबाई के लिए इकाई आपको लिखना है सेंटीमीटर। तो इस तरह से थीटा और आर दिया रहने पर हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 3 पर अगर हम विचार करते हैं तो आपको जानकारी क्या दिया है कि किसी द्वयत्रिज्य की त्रिज्या दिया गया है 3.5 और चाप की लंबाई दिया गया है 2.2। हमें द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगेन पहले इसको सांकेतिक रूप में हम लिखते हैं। त्रिज्या मतलब r, चाप की लंबाई, याद रखिए चाप की लंबाई के लिए संकेत l देते हैं। हमें द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए जनरली हम संकेत क्या दे रहे हैं, a। अब देखो द्वयत्रिज्य के क्षेत्रफल से संबंधित पहले सवाल में हमने फॉर्मूला लगाया था थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग, लेकिन यहाँ थीटा नहीं मालूम है बल्कि यल मालूम है। तो इन तीनों से संबंधित फार्मूला क्या है उस पर विचार करते हैं कि द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर होता है यल गुणे आर बटे 2। इस फार्मूले पे विचार करना होगा। यल का मान 2.2, आर का मान 3.5 बटे 2। तो 2 से आसानी से इसको काटा जा सकता है 1.1, मतलब यहाँ 11 का 35 में गुणा, 11 5 55, हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 38। लेकिन ध्यान ये देना है, एक अंक के पहले यहाँ, एक अंक के पहले यहाँ, मतलब कुल 2 अंक के पहले दशमलव लगा देना है। और दूसरी बात, ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये जानकारी सेंटीमीटर है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया गया हो तो। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है आपको कि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया गया है अगेन, और लघु द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है। हमें दीर्घ द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा आप डायग्राम पे दिमाग ले जाओ कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त का लघु द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है। लघु द्वयत्रिज्य का मतलब ये हो गया लघु द्वयत्रिज्य। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। हमें ये जो दीर्घ द्वयत्रिज्य है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए सिंपल आइडिया ये है कि पूरी आकृति में से इस लघु वाले हिस्से को माइनस कर दो। तो पूरी आकृति का मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब इस दीर्घ द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आवश्यक है। तो जानकारी क्या दिया है कि त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, लघु द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है, का क्षेत्रफल हमें दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। हमें दीर्घ द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये चीजें आपको समझना है कि प्रश्न में कहीं वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, लेकिन अगर दीर्घ द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल आवश्यक है, और वो होगा पाई आर का वर्ग। पाई का मान जैसा कि प्रश्न में दिया है 3.14, आर का मान 10, लेकिन 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुणे 10। अब इन तीनों का गुणा करोगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा 314 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि गुणा करना है तो 2 जीरो का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक दाईं ओर जाएगा, तो सिंपली आपको 314 बच जाएगा। अब आप आसानी से दीर्घ द्वयत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो
कि दीर्घद्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल अभी अभी हमको मिला है 314 और लघु द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल हमें पता है 100, इसलिए कितना आ जाएगा 214 वर्ग सेंटीमीटर। 314 में से 100 घटाएंगे तो 214 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से दीर्घद्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल दिए गए जानकारी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 5 पे आप ध्यान देंगे 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब अगेन आपको त्रिज्या दिया गया है और उससे संबंधित एक द्वय त्रिज्य है जिसका क्षेत्रफल दिया है, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान दोगे कि ये जो तीसरा प्रश्न था लगभग उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है कि यहाँ पर वहाँ पे हमें द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो जानकारी हमें त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल दिया है जिसको सांकेतिक रूप में हम लोग ए लिखते हैं 30 वर्ग सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई जिसको सांकेतिक रूप में यल लिखते हैं वो हमें ज्ञात करना है। इन तीनों से संबंधित फार्मूला अगर आप ध्यान दोगे, ये बराबर होता है यल गुणे आर बटे 2। ए मतलब यहाँ द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या बटे 2। सिंपली मान रखना है तो ए के स्थान पे हम 30 लिख देंगे, यल हमें ज्ञात करना है, आर की जगह 15 बटे 2। अब याद रखिए यल ज्ञात करना मतलब यल अकेला होना चाहिए, ये दोनों को इस तरफ ले जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों को इस तरफ ले जाते हैं तो स्थिति क्या बन जाती है, 30 तो वैसे ही रहेगा, 2 इधर बटे में है, इस तरफ आएगा तो गुणे में, और 15 यहाँ गुणे में है तो इस तरफ आएगा तो बटे में, बराबर यल। तो 15 से तो बहुत आसानी से 30 को काट सकते हो, 15 दूनी 30, तो 2 गुणे 2 4 बराबर यल। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात यल बराबर 4 इकाई, ध्यान देना है, सेंटीमीटर। इसलिए उस संगत चाप की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आज हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 7.3 का आरंभ के 5 सवाल देखे जो कि सीधे सीधे फार्मूले पर आधारित थे। जो 3 फार्मूले मैं आप लोगों को बताया, द्वय त्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चाप की लंबाई ज्ञात करना और द्वय त्रिज्य, चाप की लंबाई और त्रिज्या से संबंधित फार्मूला। उन 3 फार्मूलों को अगर आप अच्छी तरह याद करते हो तो बहुत आसानी से सवाल हल कर सकते हो, जिस पर आधारित आज मैंने ये 5 सवाल आपको बताया। इसके आगे के सवाल के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इन्हीं सवालों का प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।